सालों की जर्नी है, इन जर्नी को हमने किया और आज मैंने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से मैं आज आप सबके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं जैसे आपको बताया, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार, बेसिकली बाय बर्थ मैं बिलोंग करता हूँ बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय। आपने बेगूसराय का नाम सुना है? यस सर। सबने सुना है? यस सर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बेगूसराय में पैदा हुआ और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे। यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जिनके घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी करते होंगे। यस और नो? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी समझ रहे हो दोस्तों? हमारे बिहार के अंदर सरकारी नौकरी की बहुत डिमांड है। यस और नो? बहुत डिमांड है। तो जब मैं बहुत छोटा था और धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा था, तो मेरे घर के अंदर दो चीजें जो मैं अपने पापा से बचपन में सुनता था। पहली चीज जो मुझे पापा बचपन में हमेशा कहते थे कि बेटा पर जितना पढ़ेगा उतना। अच्छा, ऐसे सेंटेंस आप में से किसी ने सुना है? यस। हाथ उठा सकते हैं कितने लोग? ओ माय गॉड। अच्छा, हम बिहार के हिस्से हैं ना? यस सर। ओके, तो ये सेंटेंस मुझे पापा बचपन से हमेशा कहते थे कि बेटा जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा। और ये सेंटेंस बचपन से जो चीजें मुझे सीख देती थी वो ये है कि अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बचपन से पढ़ाई करता था और मैंने अपनी पूरी कैरियर्स में हमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। दूसरी चीज जो मेरे फादर मुझसे हमेशा शेयर करते थे, वो कहते थे बेटा खूब पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी सी नौकरी जरूर कर। तो हमारे बिहार के अंदर आज भी गवर्नमेंट जॉब की बहुत डिमांड है। यस और नो? यस और नो? अच्छा, ये बात मेरे को बहुत बाद में पता चला कि पापा मुझे जॉब के लिए क्यों कहते थे। हमारे बिहार में हमेशा कहा जाता है कि अगर बच्चों को सरकारी नौकरी मिल गई तो दो चीज पक्की हो जाती है। पहला उसको दहेज मिलेगी कम से कम 25 लाख रुपए से ऊपर। यस और नो? और लड़का कितना भी काला हो, लड़का कितना भी, शादी उसकी हमेशा गोरी लड़की से होगी। Am I right? तो अब ये चीज मुझे बचपन में पता नहीं था। मुझे मैं बस पापा को सुनता था और सुन के मैं वो सब कुछ करता था जो मुझे पापा करने के लिए कहते थे। बट मुझे याद है मेरी उम्र जब 12 साल हुई और 12-13 साल की उम्र में मेरे पापा की जॉब में बहुत सारी ट्रांसफर होती रहती थी, तो मैं अक्सर नानी के घर में रहते थे। और मेरी जो नानी का घर है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के प्रॉपर टाउन में है और वहाँ पे बहुत से बिजनेसमैन रहते थे और इनफैक्ट काफी सारे मारवाड़ी बिजनेसमैन। तो मेरे जो नाना जी का घर था, उनके घर के ठीक बगल में एक बहुत शानदार घर हुआ करता था। और ये आगे बढ़ेगा संजीव सर? ओके, सो मेरे नाना जी के घर के बगल में ठीक एक 13 मंजिला घर था। और जब मैं बहुत छोटा था, उस बचपन की अवस्था में एक घर को देख के मैंने पापा से पूछा कि पापा ये घर किसका है? मतलब अक्सर बच्चों में क्या होती है ना, बहुत क्यूरियोसिटी होती है। सर नो? बहुत क्यूरियोसिटी होती है। तो एक बहुत शानदार घर को देख के मैंने पापा से पूछा पापा ये घर किसका है? तब मैं बहुत छोटा था और उस बचपन में पापा ने कहा बेटा बहुत बड़े बिजनेसमैन का है। किसका है? किसका है? बिजनेसमैन। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो बचपन में एक बच्चा सुनता है कि ये शानदार सा बड़ा घर किसका है? बिजनेसमैन का। तकरीबन इस घटना के और 1 साल के बाद मैं मेरी मौसी के घर जा रहे थे, जो बिहार में एक जगह है सहरसा। वहां पे एक शादी अटेंड करने के लिए जा रहे थे मैं मेरी फैमिली के साथ। और एक ऑटो में बैठे हुए जब मैं शहर से गुजर रहा था तो एक बड़े घर को देख के मैंने पूछा पापा से कि पापा ये घर किसका है? तो पापा ने कहा कि बेटा ये भी एक बिजनेसमैन का है। तो बचपन में कुछ ऐसा होता था कि जब भी मैं किसी बड़े घर को देखता था तो बड़े घर को देख के अक्सर पापा से पूछते थे पापा ये घर किसका है? ये घर किसका है? ये घर किसका है? और पापा हर घर के बारे में कहते थे बेटा बहुत बड़े बिजनेसमैन का है। तो एक बच्चा बहुत बचपन से सुनता आया कि बड़े बड़े घर किसके होते हैं? किसके होते हैं? बिजनेसमैन। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, बड़े बड़े घर किसके होते हैं? बिजनेसमैन। किसके होते हैं? बिजनेसमैन।
मैं बचपन में सुन रहा था, मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या है, बट मैं सुन रहा था कि बड़े बड़े घर किसके होते हैं, बिजनेसमैन के होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेते हुए मैंने क्लास 4 से लेके कोई भी ऐसा सेशंस नहीं था जहाँ पे हम अपनी स्कूल में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। हर साल मैं फर्स्ट आता था, अपनी क्लास में टॉप करता था। और जो मैं क्लास में टॉप करता था उसके पीछे की रीजन ये थी कि पापा कहते थे जितना पढ़ेगा कितना बढ़िया जितना पढ़ेगा। कितना बढ़िया तो मुझे बचपन से लगता था कि अगर मुझे पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा। तो मैं पढ़ नहीं रहा था दोस्त, मैं पढ़ाया जा रहा था। कोई ऐसी सोच थी जो मुझे लगातार पढ़ा रही थी। लेकिन वही बच्चा एक दूसरी तरफ ये देख रहा था कि बड़े बड़े घर किसके आते हैं, बिजनेसमैन। मैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 हमने 12th में मैथमेटिक्स ली थी और मैथमेटिक्स में मैंने 9 पुस्तकें पढ़ी थी। तभी बिहार बोर्ड में मैथमेटिक्स बहुत टफ होती है, ट्रिग्नोमेट्री की अलग पुस्तक, कैलकुलस, अलजेब्रा, बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ी और मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ। और फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए पटना आ गया और पटना में पढ़ाई करते हुए मैंने सड़क पे बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियां देखनी शुरू करी, जैसे कैपिटल सिटी में आप देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जो इंस्टीट्यूट थी पटना के अंदर वो साउथ गांधी मैदान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कैंपस के बगल में, और मैंने एक बार एक मर्सिडीज गाड़ी देखी और मैंने पूछा मेरे दोस्तों से ये गाड़ी किसकी है। कहा डेफिनेटली किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की होगी। किसकी होगी? बिजनेसमैन की। तो मेरी कानों ने सुना ये गाड़ी किसकी है, बिजनेसमैन की। और फिर पटना के सड़क पे मैंने बहुत से लोगों से पूछना शुरू किया ये गाड़ी किसकी है। कोई अगर BMW पे नजर पड़ी तो मैं पूछता था ये गाड़ी किसकी है, तो सब एक ही बात कहते थे बहुत बड़े बिजनेसमैन की है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 3 साल पटना में रहकर मैंने देखा कि जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है किसकी होती है, बिजनेसमैन। अच्छा बड़े बड़े घर किसके होते हैं, बिजनेसमैन। पटना में मेरी पढ़ाई खत्म हुई और मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली जाके मैंने IMT गाजियाबाद से हमने MBA की और मैं दिल्ली में 2 साल रहा और मैंने देखा कि बड़े बड़े घर में बिजनेसमैन के होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बिजनेसमैन की होती हैं। अच्छा बड़े बड़े बैंक बैलेंस किसके होते हैं, बिजनेसमैन। अच्छा बड़े बड़े स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं, बिजनेसमैन। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट जो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मेरे को समझ में आया कि जिंदगी में जो बड़ा बड़ा होता है वो सब किसका होता है, बिजनेसमैन का। किसका होता है, बिजनेसमैन का। 2 चीजें जीवन में यहाँ से मैं आपको बताना चाहूंगा और आप में से कोई भी इंसान शायद इस बात को समझ गए तो आज इसी वक्त आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी गारंटी है। हर इंसान के जीवन में फर्स्ट से लेकर 8 तक जितने लोग बैठे हुए देखेंगे, हर इंसान के जीवन में 2 चीजें आती है। जब हम अपने कैरियर का चुनाव करते हैं तो 2 चीजें आती है, एक तो हम सुनते हैं, दूसरा हम चुनते हैं। अगर आप किसी भी छोटे बच्चे से पूछे बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, जिसकी उम्र 5, 7, 8, 9, 10 साल है, तो बच्चा कहता है मैं बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, टीचर बनेंगे। यस और नो? यस। यस और नो? यस। हर बच्चे से पूछेंगे बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, कहता है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, टीचर बनेंगे। यस और नो? यस। कभी किस बच्चे ने कहा मैं बड़े होकर बनेंगे डाकू? डाकू नहीं। नहीं। क्या कहता है जी, बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे। उस बच्चों से दोबारा आप पूछना कि बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हो, क्यों? तो कहेगा क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं। क्या कहता सर? क्योंकि मेरे पापा। अच्छा उसको पूछिए आप लॉयर क्यों बनना चाहते हैं, कहता क्योंकि मेरी मामा चाहती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो बच्चा है ये अपने कैरियर को चुन रहा है या किसी से सुन रहा है? चुन रहा है या सुन रहा है? सुन रहा है। मैंने एक बच्चे से पूछा कुछ दिन पहले बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, वो कहता पागल। हाँ उसने कहा क्या? उसने कहा पागल। मेरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आज तक पृथ्वी पे ऐसा किसी को बोलते हुए नहीं सुना। तो कहता सर मेरे को पक्का पता है कि मैं बड़े होकर पागल ही बनने वाला। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है कि क्योंकि मेरे पापा एक डॉक्टर हैं और वो अक्सर कहते हैं कि आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है। लेकिन सर जब घर में पापा नहीं होते तो मेरी मम्मा मुझे पकड़ती है और कहती देख बेटा, क्योंकि मम्मा एक सिंगर है तो कहती है कि सिंगिंग में सरस्वती का वास होता है और आपको एक सिंगर ही बनना है। और कहते हैं कि जब दोनों घर पे नहीं होते तो दादाजी मुझे पकड़ते और वो कहते हैं कि बेटा जब इस दुनिया में तू आया भी नहीं था और तो अपनी माँ की पेट में था तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर बेटा होगा तो ये बनाऊंगा और बेटी होगी तो, और मैंने डिसाइड किया था कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसे जज बनाऊंगा। तो कहता जब मैं तीनों की बात सुनता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे बड़े होके पागल बनना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात शायद आपको समझ में आएगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस पृथ्वी पे
अगर आप किसी भी ऐसे इंसान पर नजर डालें जिसने इतिहास बनाया तो आपको सब में एक कॉमन चीज मिलेगी, इतिहास बनाने वाले हमेशा चुनते हैं कैरियर को। क्या करते हैं जी? चुनते हैं। चुनते हैं। आप में से कोई भी इंसान अगर खुद से पूछे कि जिंदगी में जो आप कर रहे हैं ये आपका चुनाव है या आपने भी किसी से सुना है, तो समझ जाएंगे कि अगर आपने वो कर रहे हैं जो आपने किसी से सुना है तो आप जिंदगी में कुछ खास नहीं कर सकते। सचिन तेंदुलकर जो किया सुन के या चुन के? चुन के। और लता मंगेशकर ने जो किया चुन और के। महात्मा गांधी ने जो किया चुन के। और राइट ब्रदर्स ने जो किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो किए, इस पृथ्वी पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सुन के इतिहास बनाया। दोस्त, चुनने वाले इतिहास बनाते हैं, सुनने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। ये बात इस वक्त मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं बच्चा था तो मेरे को इसके डिफिनेशन के बारे में पता नहीं था कि इतिहास कौन बनाते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा हुआ कि मैंने मेरे अंदर की आवाज सुनी। मेरे अंदर की आवाज कह रही थी कि अगर हर बड़ी बड़ी चीज बिजनेसमैन को आती है, मुझे बड़े होकर क्या करना है? बिजनेसमैन। मुझे बड़े होकर क्या करना है? सो आई वाज डिसाइडेड फ्रॉम चाइल्डहुड कि जब मैं बड़े हो जाएंगे तो मुझे केवल एक काम करना होगा, मुझे बिजनेस करना है। माय डियर फ्रेंड्स, और चूंकि मैंने अंदर से ठान लिया कि मुझे बड़े होकर क्या करना है? बिजनेस करना है। अब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मिडिल क्लास फैमिली में आपको पता है कि बिजनेस करने की इजाजत नहीं मिलती है। यस और नो? यस और नो? तो जब मैंने पहली बार कोशिश करी कि मैं बिजनेस के बारे में घर में बात करूं तो घर के लोगों ने हाँ कर दिया होगा, ऐसा लग रहा है? नहीं दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे एक कजन ब्रदर है, उनको मैंने पहली बार देखा कि वो एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करके उसने 35,000 रुपए कमाए। तब मेरे कुछ दोस्त जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे वो 7, 8, 9, 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे। एक ऐसा इंसान जिसको मैंने 35,000 रुपए की चेक देखी थी, वो इंसान मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ था। तो मैंने कहा यार, मैट्रिक में 3 बार फेल होने के बाद 35,000 की चेक और ये सारे यूनिवर्सिटी टॉपर्स 8-8, 10-10 हजार की जॉब कर रहे हैं। तो मैंने एक बार एक सेमिनार अटेंड किया और सेमिनार अटेंड करने के बाद मैं एक लेडी से मिला। तब मैं दूसरी कंपनी की बात कर रहा हूँ। उस लेडी का नाम हम प्राउडली लेना चाहेंगे, मिसेस दीपाली पत्रावाला। और लेडी को देखने के बाद मुझे लगा कि जिंदगी में मुझे यही करना और मैंने उस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, इनिशियल फेजेस में जब कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं। यस और नो? लोग उसको सुनते नहीं। यस और नो? तो लोग मुझे भी नहीं सुनते थे दोस्तों, बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते थे। मैं कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया तो मुझे लगा मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे इस बिजनेस में मना कौन करेगा। तो मैंने लोगों को इनवाइट करना शुरू किया। मेरे जो क्लाइंट थे वो इलाहाबाद से बिलोंग करते थे और मैंने उनसे मिला और कहा कि मैं एक मीटिंग करना चाहता हूँ जिस मीटिंग में हम 100 लोगों की ज्वाइनिंग इकट्ठे करेंगे। कितने लोगों की? 100 लोगों की ज्वाइनिंग करेंगे इकट्ठे। और आप उस मीटिंग में जब आ रहे हैं मेरे साथ तो कम से कम 100 फॉर्म आप अपने साथ लेते आइएगा। तो मेरे क्लाइंट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने एक प्रोग्राम्स करी। उस प्रोग्राम के अंदर हमने तकरीबन 400 पीपल्स को इनवाइट किया। 400 माय डियर फ्रेंड्स। और वो 400 लोग जिसको आने थे प्रोग्राम में, दिन के 2 बजे से मैंने प्रोग्राम रखा और मेरे क्लाइंट इलाहाबाद से आए थे उस प्रोग्राम को करने के लिए। 100 फिजिकल फॉर्म ले गए। दिन के 2 बजे से मीटिंग थी, 2 बज गया लेकिन कोई नहीं आया। 2:30 बज गए, कोई नहीं आया। 3 बज गए, कोई नहीं आया। 4 बज गए तो मैं और मेरा क्लाइंट खड़े थे और मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। और 5 बज गया लेकिन एक भी कलमुहा उस मीटिंग में नहीं आया। और तो और ना आने वाले कुछ लोगों ने मेरे पापा को जाके कह दी कि आपका बेटा बिजनेस शुरू किया है। और फिर मेरी जो हुई वो मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था, क्योंकि उसके बाद मैंने मेरे घर को छोड़ दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पापा ने मुझे बहुत पीटा और उन्होंने कहा कि अगर आपको नौकरी करनी है तभी आप इस घर में रह सकते हो। और मैं बता रहा हूँ, फिर मैं घर छोड़ा और एक ट्रेन में बैठा और मैं भाग के रांची आ गया। तो मैं रांची भाग के आया हूँ। और मेरी दीदी यहाँ पे रहती है तो मैं दीदी के पास गया और मैं फिर 3 सालों तक लौट के मैं घर नहीं गया। अब देखिए, बहुत से लोगों की इनिशियली ऐसी स्थिति आती है जब आप किसी चीज की बात करते हो और आपकी बात को कोई नहीं सुनता है और फिर आप डाउट करते हो कि आप एक गलत जगह पे हो। लेकिन मैंने कभी डाउट नहीं किया। जब मेरी मीटिंग में कोई नहीं आया तब मैं याद कर रहा था कि मैं जिस मीटिंग में गया था उस मीटिंग में 5,000 लोग थे। इसका मतलब मीटिंग में लोग आते, मेरी मीटिंग में कोई नहीं आया।
और उस दिन मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि अगर आपको इस बिजनेस को बिल्डअप करना है तो उन्होंने मुझे एक लाइन कही थी कि जिंदगी में जो चाहिए अगर वो आज तक नहीं मिला तो आज से वो सब करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, आपको सीखना पड़ेगा। तो मैंने इस बिजनेस को सीखना शुरू किया और दोस्तों सीखते 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 जब मैं रांची में आ गया तो मेरे पहली चैलेंजेस ये थी कि मैं रांची की धरती यानी झारखंड में पहली बार आया था तो मुझे कोई भी नहीं जानते थे, इनफैक्ट कोई भी नहीं। तो मैं किससे बात करूं और मैं जब किसी से बात नहीं कर सकता उस समय मेरे लिए एक चैलेंजेस थी कि मैं किससे बात करूं। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको लगता है कि उफ मैं किससे बात करूं, मैं किससे बात करूं, मैं किससे बात करूं, मैं कैसे बात करूं, मैं कहां से बात करूं, मैं किससे बात करूं, मैं तो किसी को नहीं जानता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अब आवश्यकता ही आविष्कारक की जननी होती। अगर मैं उस समय ऐसे जगह पे बिजनेस करता जब मैं किसी को जानता तो शायद वो 100, 200 या 500, 1000 लोग हो सकते थे। सब लोग तो मैंने ये सीखना शुरू किया कि मैं किससे बात करूं और मुझे पता चला कि मुझे अनजान लोगों से बात करनी और फिर इसकी संख्या इतनी है जिसको आप जीवन में खत्म नहीं कर सकते। और मैंने अनजान लोगों से बात करने की शुरुआत करी। अगर आप बिजनेस में अनजान लोगों से बात कर सकते आप उसकी संख्या कभी खत्म नहीं कर सकते। दोस्तों मैंने अनजान लोगों से बात करनी शुरू करो। लाइफ की एक सिचुएशंस बताता हूँ। ऑन द फर्स्ट डे मैंने भारत बेंच की ट्रेनिंग्स अपनी डायरी पे लिखा और 30 मिनट का मैंने एक सेंटेंस तैयार किया अनजान लोगों से बात करने के लिए। और फिर मैं पहले दिन निकल गया और मुझे अनजान लोगों से बात करनी है। सुबह गुजरे, दोपहर गुजरे, शाम गुजरे और मैं किसी से बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं डरता था। माय डियर फ्रेंड्स, सेकेंड डे मैं कमिटमेंट के साथ निकला कि आज तो मैं किसी न किसी से बात करके पक्का आऊंगा। बट सुबह गुजरे, दोपहर गुजरे, शाम गुजरे, मैं किसी से बात नहीं कर पाया। उसी रात में मैंने ऑडियो कैसेट्स वॉकमैन के अंदर डालकर सुन रहे थे। उस कैसेट्स का नाम था कमिटमेंट की ताकत। उस कैसेट्स में हमने सुना कि अगर मुझे कोई ऐसे काम करने जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे एक कमिटमेंट उसके पीछे लेना होगा। मैंने एक कमिटमेंट लिया कि आज अगर मैंने किसी से बात नहीं करी तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। तो ये कमिटमेंट था छोटा सा, लेकिन उसकी ताकत बताता हूँ। फिर सुबह गुजरे, दोपहर गुजरे, शाम गुजरे, लेकिन किसी बात नहीं कर पाया। बट लगी भूख तो मुझे लगा कि आज मैंने कसम खाई है। फिर मैं एक पान की दुकान पे खड़े हुए मैं एक लोगों से जाके पीछे से बोला कि मैंने बोला कि क्या मैं आपसे 2 मिनट बस इतना ही बोला था। और वो इंसान जो पान खा रहा था शायद कोई नेता रहा होगा क्योंकि उसके कुर्ते पैजामे और उसकी शूज तीनों ही व्हाइट, तो शायद कोई नेता रहा होगा। कुछ गुस्से रहे होंगे या शायद पत्नी से झगड़ा करके आया होगा, मुझे कुछ नहीं पता ऐसा क्या हुआ था। बट वो पीछे घूम के मुझे इतनी तेज डांट लगाई कि मैं वहां से बहुत तेज भागा। और भागने के क्रम में एक काम मैंने करी थी कि मैंने मुंह खोल लिया था पहली बार। दोस्तों उसके अगले दिन मैं अनजान लोगों से बात करते हुए 72 लोगों के नंबर अपनी डायरी पे लिए, 72। और उसकी मैंने जीवन में एक फॉर्मूला डेवलप किया कि वो इतना खास फॉर्मूला था जिसने मेरी बिजनेस के अंदर मेरी जिंदगी बदल दी। वो फॉर्मूला था जिससे लगे डर उसी काम को कर, जिससे लगे डर। आज मैंने उस फॉर्मूले को डेवलप किया। चाहे आपको लोगों से बात करने में डर लगती है तो आप बात करते जाए, आपके लिए चीज आसान हो जाएगी। आपको प्लान दिखाने में डर लगता है फिर आप ढेर सारा प्लान दिखाएं। आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने में डर लगता है फिर आप लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडल करें। मतलब ऐसा कोई भी काम जिससे आपको डर लगता है तो दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है आप उसी काम को करना शुरू करें। एक ऐड आती है माउंटेन ड्यू की, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। गलत, डर के आगे दर्द है। डर के आगे क्या है? और दर्द के बाद फिर सीख है। दर्द के बाद क्या है? और सीख के बाद जो है ना वो जीत है। तो दोस्तों जब भी डर लगता है ना तो डर के आगे डर होता है, डर। अब उस बिजनेस को जब मैं सीखने लगा और मैं बिजनेस को करने लगा तो लोग मेरे साथ आते गए और लोगों की टीम मेरे साथ बनती गई। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों तक काम करने के बाद दोस्तों मैं इस बिजनेस में क्यों आया था? क्योंकि मैं बचपन में पूछता था पापा वो घर किसका है? कहते थे बहुत बड़े बिजनेसमैन का है। तो उस कंपनी में मुझे ना वो घर नहीं दिख रहा था। मैं पूछता था पापा वो गाड़ी, कहते थे ये भी बिजनेसमैन की है। उस कंपनी में मैंने बाइक से शुरू किया था और बाइक पे ही था तो मैं वो गाड़ी नहीं देख पा रहा था। और अनफॉर्चुनेटली इन 2015 मेरी मुलाकात हुई वेस्टीज से 2015। दोस्तों
ज्वाइन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मुझे जिस इंसान ने वेस्टीज दिखाया उसके पास BMW थी। क्या था उसके पास? BMW। मैं वेस्टीज नहीं देख रहा था, मैं मेरे बचपन को देख रहा था, और बचपन से मैंने सीखा था कि जो BMW चलाता है वो बड़ा बिजनेस करता है। तो जब मैंने उनकी BMW देखी और मैंने उनसे सबसे पहला सवाल पूछा कि सर इफ यू डोंट माइंड, क्या ये गाड़ी आपकी अपनी है? माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने देखा मेरे पिताजी एक साइकिल चलाते थे जो उनको दहेज में मिली थी। उस साइकिल का नाम था गोल्डन सुपर साइकिल। और जिंदगी चलाते देखा था तो मुझे लगा था कि एक इंसान कह रहा है कि बिजनेस में उसको BMW मिली है, तो शुरू में बिलीव नहीं हुआ था। लेकिन मैंने पूछा उनसे, क्या ये गाड़ी आपकी अपनी है? उन्होंने कहा गाड़ी पे नंबर आप सर्च करके देख लो। और मैंने उस गाड़ी के नंबर गूगल किए और मैंने देखा ये गाड़ी उनकी अपनी थी। तो मैंने पूछा कि मुझे केवल इतना बता दो, मुझे ये गाड़ी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा वो इंसान महीने की 4 लाख रुपए कमा रहा, BMW चला रहा, उसने एक अच्छे घर खरीद के रखे हैं, और उनकी सारी सक्सेस देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं वो चीज देख रहा हूं जो मैं मेरी जिंदगी से चाहता हूं। और 10 मई 2015 को मेरी मुलाकात हुई इस कंपनी के ग्रेट ऑनर MD गौतम वाली सर। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली। वाली सर से मिलने के बाद जब मुझे मेरे क्लाइंट मिसेस रोज पानी पिलाने वाली सर से मिला तो मैंने सर से पूछा कि सर मुझे केवल इतना जानना है कि आपकी कंपनी में लोगों के पास गाड़ियां आती कैसे हैं? तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया गाड़ियां कैसे आती, बट उन्होंने मुझे ऐसे लोगों के बारे में बताया जिन्होंने गाड़ियां खरीदी थी। और मुझे पता चला 2015 में कि वेस्टीज के अंदर तकरीबन 72 लोग ऐसे हैं जो ऑडी मर्सिडीज BMW खरीद चुके हैं। मैंने कहा 72 लोग समझ में आता है। जो कंपनियां इंडिया में BMW को इंस्टॉल करती है उसके 72 एम्प्लॉय भी BMW नहीं चलाते हैं। जो कंपनियां मर्सिडीज यहाँ पे बेच रही है ना, आज हिंदुस्तान में उसके मर्सिडीज बेचने वाले 72 एम्प्लॉय नहीं होंगे जो मर्सिडीज चला रहे हैं। वेस्टीज के अंदर 2015 में 72 लोग थे जो ऑडी मर्सिडीज BMW चला रहे थे। तो मैंने केवल एक बात मेरे को समझ में आई कि अगर एक आध चलाते तो मेहनत 2-4 होते तो किस्मत 72 है, इसका मतलब कोई सिस्टम होगा, मुझे सिस्टम सीखना है। और 10 मई 2015 को मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। माय डियर फ्रेंड्स, जब हमने वेस्टीज को स्टार्ट किया, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टीज के शुरू करने के बाद मेरी जो पहली पे आउट थी वो थी 3434 रुपए। मेरी पत्नी तो समझते हो ना, पत्नी समझते दोस्तों, अभी समझाता हूँ। मेरी पत्नी जिन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि इससे अच्छा कोई बैंक की नौकरी कर लेते, और उनको लगातार मुझे ताने मारते थे और कहते थे कि आप कोई बैंक की नौकरी क्यों नहीं करते, बैंक की नौकरी, बैंक की नौकरी, बैंक की नौकरी, क्योंकि उनके फैमिलीज में बहुत सारे लोग बैंकर हुआ करते थे। और मेरे पास मेरी पहली चेक 3434 रुपए थी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन एक दिन मैं जब झगड़ा हुआ तो मैंने कहा कि अगर कोई बैंक वाला आपको पसंद है तो बताइए। और वो बिल्कुल साइलेंट हो गई। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत विरोध किया, और मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैंने जिंदगी सुन के नहीं, मैंने चुन के खड़ा किया था। और अगर आप जिंदगी चुन के खड़ा करते हैं तो इन सब बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने दूसरी चेक 16,000, तीसरी चेक 26,000, फिर अगली चेक 32,000, फिर 42, फिर 52, फिर 58, फिर 81, फिर 86, फिर 91, फिर 96, और मार्च 2017 की मेरी पे आउट थी 1,10,139 रुपए। जब मेरी चेक 1,10,139 रुपए की थी तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मेरी चेक 1 लाख रुपए से ऊपर आई है, और उसने कहा दूध किसका पिए? तो मैंने कहा लेकिन आप तो पहले कुछ और कह रहे थे। मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे तो पहले से पता था। मैंने कहा कि पहले से कहाँ पता था आपको, आप तो कह रहे थे बैंक की नौकरी में। वो तो मैं यूं ही कह रही थी। और दोस्तों, एक मैसेज मैं देना चाहूंगा आप सारे लोगों को, और खास करके उन लोगों को जो इस वक्त 40 वर्ष से नीचे हो, ध्यान से सुनना चाहिए। जिंदगी भर हम अपने पेरेंट्स की मांगते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, वही करते रहते हो। फिर हमारे उम्र 40 साल हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, और पेरेंट्स कहते हैं अपना दिमाग का घास चलने गया था। तो हम सोचते हैं हमने पूरी जिंदगी इन्हीं को फॉलो करो, एक सेकंड में पलट गए।
ये कहते हैं अगर मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा था तो तुम अपना दिमाग नहीं लगा सकते थे। माय डियर फ्रेंड्स, अब जब मेरी पहली चेक 3,434 रुपए आई थी तो मैंने दिन कुछ सिस्टम फॉलो कर रहे थे और मैं मेरी वाइफ को लेकर शोरूम में गए और ये वही तस्वीर है जो मैंने ली थी। 3,434 रुपए की चेक और मैंने मेरी पत्नी को कहा कि आज आपको एक गाड़ी पसंद करनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरफ पागल नहीं हूँ, आप क्या मुझे यहाँ पे बेइज्जत करवाएंगे? मैंने कहा ये सिस्टम है। बोले ये कौन सा सिस्टम है? मैंने कहा ये सिस्टम आपको समझ में नहीं आएगा, आपको जितना कहता हूँ उतना करो। दोस्तों, हमने मर्सिडीज, BMW और ऑडी तीनों की टेस्ट ड्राइव की और फाइनली ये वो कार है जो मैं और मेरी वाइफ ने पसंद किया था, क्योंकि मुझे पता था इसमें एक टेक्नोलॉजी है जिसको वर्चुअल कॉकपिट कहते हैं और ये टेक्नोलॉजी इस कार का एरोप्लेन में इस्तेमाल होती है। तो जब मुझे इस कार के बारे में बताया जा रहा था तो मैं 3,000 की चेक, क्योंकि बिजनेस मेरा चुनाव था, मैं डिसाइड किया मुझे गाड़ी खरीदनी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस गाड़ी को पसंद किया और मैंने इस गाड़ी को पसंद करने के बाद देखा ये ऑडी मेटालिक ब्लू कलर, इसकी कीमत 50 लाख रुपए और मुझे तकरीबन इसको पाने के लिए 3 लाख रुपए की चेक पे पहुंचनी पड़ेगी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे 3 लाख की चेक पे पहुंचनी, मेरे टीम में काम करते और फिर मैं काम करता गया और फिर 1.25 लाख की चेक, 1.5 लाख, पौने 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2.25 लाख, फिर 2.5 लाख और अगस्त 2018 मेरी चेक थी 3,54,000। और फिर मैं 31 साल की उम्र में एक लड़का एक गाड़ी के शोरूम में गया और उसने उस गाड़ी को खरीदा। जब मैंने शोरूम में जाके उस गाड़ी को खरीदा तब मेरी उम्र 31 साल थी और 31 साल की उम्र में 50 लाख की गाड़ी ली और मैं शोरूम वाले ने जब गाड़ी की चाबी मुझे दी तो बोला कि थैंक यू सो मच जी, आपकी गाड़ी। तो मैंने कहा मुझे ड्राइवर भी चाहिए। तो कहते मतलब आपको गाड़ी चलानी नहीं आती? तो मैंने कहा जी मैंने सीखने के लिए खरीदा है। तो आपने सीखने के लिए ऑडी खरीदा है? और दोस्तों, मैंने एक साल में 4 बार गाड़ी को ठोका और अब तक मैं उस गाड़ी में 17 लाख रुपए लगा चुका हूँ। हालांकि पैसे इंश्योरेंस में दिए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं गाड़ी सीखने के लिए खरीदा। मैंने उसी गाड़ी को सीखा, उस गाड़ी को आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ और ये मेरी वाइफ है। जब इन्होंने पहली बार उस गाड़ी के अंदर बैठे तो उनको लग रहा था कि मैं दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड को चुना है। तो मैं कह रहा था ज्यादा गर्व मत करो, ये काम मैंने किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बहुत फख्र होता है जब मैंने ऐसी गाड़ियां खरीदी और मैं मेरे जिले का पहला लड़का बन गया जो अपने पूरे जिले में पहला लड़का जिसने अपनी कमाई से आधे करोड़ की गाड़ी चला रहा है। और बताना चाहूंगा फिर लॉकडाउन आया, पेंडेमिक हो गया और पूरी दुनिया बंद हो गई और सबको लगा कि शायद इनकम बंद हो जाएगा, लेकिन अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में हमारी फैमिली इनकम थी वेस्टीज से 60 लाख रुपए जो घर में बंद रहते रहते मुझे मिले। आज इस बिजनेस से तकरीबन हमारी फैमिली इनकम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा छोटा भाई वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर में डबल क्राउन डायरेक्टर और दोनों मिला के लगभग पौने 1 करोड़ सालाना इनकम कर रहे हैं इस वेस्टीज से। और ये वो कार है जिसको मैं बहुत पहले से अनाउंस कर रहा हूँ। इस कार का नाम है फेरारी प्रोटोफिनो, इसकी कीमत है 5 करोड़ 20 लाख रुपए। माय डियर फ्रेंड्स, ये पहली गाड़ी है जो मेरा सपना है और मैं इस गाड़ी को वेस्टीज से परचेज करूंगा और इस गाड़ी की जो EMI आएगी वो है 9,45,000 रुपए महीने की। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2025 में इस गाड़ी को परचेज कर रहा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि जब मैं इस गाड़ी को परचेज करेंगे तो शायद करोड़ों लोग को ये भरोसा हो जाएगा कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप सब क्यों नहीं कर सकते। हमारी सक्सेस जर्नी के अंदर बस एक चीज जो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि इस पृथ्वी पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कामयाब नहीं हो सकता, बशर्ते उस इंसान को भरोसा है कि वो कामयाब हो सकता है। और मैं केवल आपको इतना कहना चाहूंगा कि इस हॉल में फ्रंट से लेके बैक तक बैठे हुए हर इंसान, मतलब ऐसा कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं है जो चाहे कि मैं मिलियनर बनना चाहता हूँ तो उसको कोई रोक सकता। मतलब इस पृथ्वी में ऐसी कोई ताकत पैदा नहीं है जो आपको रोक सकती है। मैंने मेरी टीम बनाई, इस वक्त मेरी टीम झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरला और हैदराबाद।
और स्टार्टअप मेरी दुबई, नेपाल और बांग्लादेश, और मैं कमिट किया हूँ कि 2025 तक हमारा बिजनेस होगा 25 देशों के अंदर, और तब मेरी इनकम होगी 1 करोड़ रुपए महीने की। इस वक्त हमारी टीम में तकरीबन 36 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम को छू चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारी टीम के अंदर तकरीबन 700 पीपल्स हैं जो ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन और यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे। अभी जब मैं विस्टीज के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, ये तो बस एक शुरुआत है। आज कई ऐसे टॉप ओनर जो हमारी टीम के अंदर ऐसी कार चला रहे, ऐसी गाड़ियां चला रहे। तो मैं कह रहा था कि इस बिजनेस के अंदर कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है। मतलब आप में से कोई भी इंसान जो इस वक्त बैठा है, इस वक्त इस बिजनेस के अंदर एक समझ डेवलप करे, और केवल उस एक समझ को अगर उसने पकड़ लिया तो अगले 5 साल बाद आपकी जीवन नहीं, आपकी जनरेशन बदल जाएगी, मेरी गारंटी। आपको पता है ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल क्यों होते हैं? मैं अक्सर कहता हूं कि द थर्ड वर्ल्ड इज राइजिंग। इसका मतलब क्या हुआ? द थर्ड वर्ल्ड इज राइजिंग। आप जीवन में वो करते हैं जो आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, और आपके पेरेंट्स वो सिखाते हैं जो उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया था। तो आप क्या करने वाले हो ये इस वक्त डिसाइड हो जाता है जब आप इस पृथ्वी पे पैदा भी नहीं हुए। और इस वक्त केवल वो लोग कामयाब नहीं है जिसके अंदर तीसरी दुनिया का अभी भी उदय हो रहा है। मैं आपको कुछ सेंटेंस अपने स्पीच को खत्म करने से पहले कहना चाहूंगा कि आप सुनने को तैयार हो? Yes. इस पृथ्वी की पॉपुलेशन 7.9 बिलियन है। 7.9 बिलियन लोगों में एक चीजें हैं जो बहुत ही यूनिक हैं, और वो एक चीजें हैं उनकी फिंगरप्रिंट। तो इस पृथ्वी के 7.9 बिलियन पीपल की जो फिंगरप्रिंट है वो डिफरेंट है, और इस डिफरेंट फिंगरप्रिंट को कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन। एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन that is especially provided by God, तो आप बहुत ही यूनिक। आप तब सफल नहीं होंगे जब आप किसी काम को कर रहे हैं, आप सफल उसी वक्त होंगे जिस वक्त आप पैदा हुए थे। शायद इस बात को विश्वास करना हमारे आपके लिए उतना मुमकिन नहीं होता, लेकिन ये उतना ही सच है कि आप पैदा होने से पहले आपके साथ साथ और भी कुछ मिलियंस और बिलियंस में स्पर्म आए, तो सबने आपस में फाइट किया था और आप जीत गए थे, इसलिए आप इस पृथ्वी पे पैदा हुए। तो आप तब जीत गए थे जब आप माँ के कोख में एडॉप्ट हुए थे। आपको अब जीतने की जरूरत नहीं है, आप पहले से जीते हुए, केवल आपको भरोसा करना है। आपको केवल भरोसा करना है कि आप। मैं कुछ ऐसा कह रहा था कि जब आप इस पृथ्वी पे पैदा हुए तो आपके अलावा भी इस पृथ्वी पे लाखों ऐसे जीव जंतु हैं जो आपके साथ और भी पैदा हुए। और अगर आप किसी भी जीव जंतु पे नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कोई भी जीव और जंतु इस पृथ्वी पे जो पैदा हुई वो उसको सफल होने की जरूरत नहीं है, वो पहले से सफल है। एक पक्षी उड़ सकता है, उसको आपको ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्वालिटी उसके क्रिएशन में ही मिलती है। आप सोच के देखिए कि एक मछली तैर सकती है, उसकी क्वालिटी उसको क्रिएशन में ही मिलती है। योर सक्सेस इज बिल्ट इनटू योर क्रिएशन। आप जब सफल हुए, आप जब पैदा हुए, ऐसी कोई भी चीजें आपके पास नहीं थी जो सफल होने के लिए चाहिए और आपके पास इस वक्त नहीं है। आपकी कॉन्शियस ब्रेन, आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन, आपकी सुपर कॉन्शियस ब्रेन, आपकी कलेक्टिव कॉन्शियस ब्रेन, आपकी कॉस्मिक ब्रेन, आपकी इमोशन, आपके फीलिंग्स, आपकी हर चीज जो सफलता के लिए चाहिए वो आपके पास है, केवल आपको सीखना है। आपको कहते हैं सक्सेस इज गारंटी बाय लॉ, तो आपको केवल सीखना है कि सफलता के नियम क्या है। दोस्तों, इतनी सी बात है जो मैं समझ लिया कि अगर कोई भी इंसान सक्सेस के रूल को सीखने के लिए तैयार हो तो शायद उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। गॉड की रूल सिर्फ ये कहती है कि गॉड की आवाज कहती है कि चाइल्ड, इफ यू नो द लॉ यू डोंट नीड टू प्रे।
And if you don't know the law, there is no any benefit to pray. कहते हैं अगर आपको सक्सेस का सिद्धांत समझ में आ गया तो कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आप केवल सिद्धांत इस्तेमाल करेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपको सक्सेस का सिद्धांत पता नहीं है तो आप जिंदगी भर प्रार्थना करते रहे, जैसे आप प्रार्थना करते रहे भगवान मुझे धन देना, दौलत देना, सुख देना, समृद्धि देना, और पति का प्रमोशन, और बच्चों को फर्स्ट डिवीजन, और कहते हैं अगर आपको रूलशिप सक्सेस की नहीं पता है तो इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। सक्सेस कम्स बाय लॉ। मैं आपको भरोसा देता हूं कि वेस्टीज के अंदर 2025 हम तैयार कर रहे हैं 300 से ज्यादा लीडरशिप जिसकी इनकम होगी 10 लाख रुपए से ऊपर। मैं अगले 2 मिनट में एक कहानी सुनाऊंगा इस स्पीच को खत्म करने से पहले, और आपको ध्यान से उसको सुनना है। कुछ ऐसा हुआ कि सक्सेस के पीछे भागते हुए एक लोगों को समझ में आया कि अगर मुझे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो मुझे भगवान को खुश करना पड़ेगा। किसे किसे खुश करना पड़ेगा? भगवान को। भगवान को खुश करना पड़ेगा। तो जब से उसको समझ में आया तब से उसने भगवान की पूजा करनी शुरू करी। मतलब सुबह उठने के बाद पूजा, और ऊपर आइए, लंच के समय पूजा, रात में सोने से पहले पूजा। वो ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब वो पूजा नहीं करता था भगवान की। उसको पता था जिस दिन भगवान की आंखें खुली और उफ, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। तो वो बच्चा था, बचपन से धीरे धीरे वो जवान हो गया, लेकिन वर्षों बीत गए पूजा करते करते, भगवान की आंख कभी नहीं खुली। लेकिन उसको विश्वास था कि कई बार भगवान की आंख 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद खुलती है, तो किसी ना किसी दिन भगवान की आंख खुलेगी। और वो पूजा करता रहा, लेकिन भगवान की आंख कभी नहीं खुली। उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसने पूजा कभी नहीं छोड़ा, लेकिन भगवान की आंख कभी भी नहीं खुली। तो थोड़ा उसे आश्चर्य हो रहा था, लेकिन उसको भरोसा था कि मैंने देखा कई लोग बुढ़ापे में भी बन जाते हैं, तो भगवान पे निर्भर करता, कभी ना कभी तो आंख खुलेगी। तो सुबह पूजा, दोपहर पूजा, रात पूजा, और धीरे धीरे वो बूढ़ा पड़ने लगा, लेकिन भगवान की आंख कभी नहीं खुली। और एक दिन जब मृत्यु के बिल्कुल करीब था, उसने उस दिन भी पूजा करी। उसको भरोसा था कि अब तो कम से कम नजर डाल दो, लेकिन भगवान की आंख नहीं खुली और उसकी मृत्यु हो गई। अक्सर हम सबके जीवन में ऐसा होता है। तो भगवान के पास पहुंचा और बहुत गुस्से में था, और वो पीछे घूम के खड़ा हो गया। भगवान के पीछे, मतलब भगवान सामने बैठे और वो पीछे घूम के खड़ा हो गया। तो भगवान ने कहा तुम बहुत गुस्से में। उसने कहा मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। उन्होंने कहा लेकिन क्या बात है, तुम गुस्से में क्यों हो? बोला मैंने कहा ना मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। तो भगवान ने पूछा लेकिन हुआ क्या? तो उसने कहा कि आपको नहीं पता कितनी मैंने आपकी पूजा करी, मेरा तो छोड़ो, इस पृथ्वी पे ऐसे करोड़ों लोग हैं जो दिन रात आपकी पूजा करते, एक बार नजर खोल के नहीं देख सकते उनको? तो भगवान ने कहा इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन तुम बताओ कि इन समस्या का जो तुम मुझे बता रहे इसका समाधान क्या है? बोले बहुत आसान। लेकिन उसने कहा बताओ समाधान क्या है? बोले बहुत आसान है, आप मुझे एक क्षण के लिए मौका दें और 2 साल की और जिंदगी। उसके मरे कुछ क्षण हुए थे, क्योंकि लोग मरने के तुरंत बाद पहुंच जाते हैं। तो उसके घर में उसकी सब पड़ी हुई थी, लोग रो रहे थे। उसने कहा बस एक मौका और। भगवान ने कहा थैंक यू, आजा मैं देता हूं, लेकिन मुझे पहले बताओ उपाय क्या है? उसने कहा जी बहुत सिंपल, एक मैसेज सारे गरीब लोगों के मोबाइल पे जानी है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड 1 crore rupees क्रेडिटेड बाय गॉड। तो उसने कहा इससे क्या होगा? उसने कहा सारे सुखी हो जाएंगे। तो एक पल ना बीता और सारे लोगों के मोबाइल पे मैसेज आया और वो तत्काल जिंदा हो गया। जब लोग उसके जिंदा होने पे खुश हो रहे थे, उसने कहा ज्यादा खुश मत हो, पहले मेरा मोबाइल दो। उसने अपने मोबाइल लिया, उसने मोबाइल में चेक किया, उसके मोबाइल में मैसेज आया, तो वो खुशी से नाचने लगा। और देखा कि मोहल्ले में और देश में भी सारे लोग बहुत खुश हैं। और उसने कहा मैं जीत गया, मैं यही तो चाहता था, और देखो सब कितने खुश हैं। लेकिन 2 से 3 साल के बाद, 2 से 3 महीने के बाद उसने देखा कि स्थितियां पहले जैसे बिल्कुल सामान्य होने लगी। 6 महीने होते होते स्थितियां अपने वापस जगह पे लौटने लगी, और 1 साल होते होते बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसा पहले था। उसके पास और 1 वर्ष के वक्त थे, लेकिन वो 1 सालों तक सोचता रहा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। और 2 साल बीतते बीतते उसकी फिर से मृत्यु हुई, और अब वो भगवान के सामने पीछे घूम के नहीं, सर झुका के खड़ा था। उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, जब सबको अमीर बना दिया गया तो सब फिर से पुरानी जगह पे कैसे पहुंच गए?
दोस्तों ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं या उन लीडर्स के लिए डेडिकेटेड है जो यहाँ पे आज अपनी जीवन बदलना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो उसने कहा मुझे केवल इतना बता दो प्रभु कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसने कहा कि भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है जब से मैंने पृथ्वी बनाई है तब से आज तक इस पृथ्वी पे ऐसा कोई इंसान ढूंढ के बताओ जो धन से धनी बना हो। धन से कोई धनी नहीं बनता जी। इंसान धनी बनते हैं तो केवल बुद्धि से। और मैं आपको बताऊं इस डायरेक्ट सेलिंग के मेरे जो तजुर्बे, इस तजुर्बे में मैंने एक ही चीज सीखा कि इस बिजनेस को अगर कोई भी इंसान सीखने को तैयार है, सीखने का मतलब समझते हो, 20 साल तक जाके पढ़ाई सीखते 10,000 की नौकरी के लिए, जाके किसी जगह आप लॉ और जाके डॉक्टर्स की प्रैक्टिस 10 साल करते हो तब 10, 20, 50,000, 1 लाख रुपए कमाने के बात जब यहाँ करोड़ों की करते हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री अपने लॉ और अपने प्रिंसिपल पे चलती है। तो अगर आपने इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने की बुद्धि कमाई तो मैं 2025 में आ गया और बता रहा हूं 2025 भारत की एक ऐसी भविष्य है जो सबसे उज्जवल है। किसी ने मुझसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि 2025, तो मैं आपको बता रहा हूं 2025 के अंदर हम अगले 3 साल बाद हैं और भारत में सबसे ज्यादा उस इंसान की पूजा हो रही है जो डायरेक्ट सेलिंग के टॉप लेवल पे है। ये बात इस वक्त आपको शायद समझ में नहीं आएगी लेकिन मैं आपको एक लाइन में समझा दूं कि अगर आप इतिहास पढ़ने के बहुत शौकीन है तो आप जाके इतिहास को देखना, आपको एक बात समझ में आएगी कि इस पृथ्वी पे जितनी भी कंट्रीज बनी है उस हर कंट्रीज के अंदर 2 चीजें मिलेगी। अगर कोई ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल लिबर्टी है जैसे इंडिया, जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश, जैसे नेपाल, तो जहां पे पॉलिटिकल लिबर्टी बहुत है मतलब राजनीतिक आजादी, वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है। और जिस कंट्रीज में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वहां पे पॉलिटिकल लिबर्टी है ही नहीं, जैसे जापान, जैसे चाइना, जैसे यूएसए, मतलब आजादी नहीं है वहां पे कुछ बोलने की। आप अपनी मन से कुछ नहीं बोल सकते। आपने सुना होगा जैक मा, जिसने केवल एक स्टेटमेंट अपने गवर्नमेंट के खिलाफ दी और जैक मा जैसे लोग जो चाइना के अंबानी कहे जाते उसको गवर्नमेंट ने कैद कर लिया। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे 1947 के बाद हम पॉलिटिकल लिबर्टी में जी रहे हैं लेकिन हमारे पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है। 1996 से हमारे देश में पहली बार जब डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ